अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के पत्रों में जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसानों की उत्पत्ति, फिर मानव के विकास की गाथा, पाषाण युग, नव पाषाण युग, मानव के हथियार बनाने, खेती करने के तरीके, फिर उसके बाद समुदायों का गठन, मानव कैसे समुदायों में रहने लगा, और फिर उन समुदायों में, उन कबीलों में क्यों मुखिया की जरूरत पड़ी, किसी एक तजुर्बेकार व्यक्ति को क्यों उस समुदाय ने अपना नेता या प्रमुख चुना, फिर वो मुखिया कैसे वंशवादी हो गया, कैसे एक मुखिया का बेटा, भाई या रिश्तेदार ही मुखिया कबीले का बनने लगा, जबकि शुरू में बात यह थी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तजुर्बेकार और शक्तिशाली होगा वही मुखिया बनेगा। और फिर देखते देखते ये मुखिया कैसे राजा बन गया। जो समाज की संपत्ति, सामूहिक संपत्ति थी, वो राजा की संपत्ति हो गई और बाकी सब लोग प्रजा हो गए। और फिर वो राजा अभिमानी हो गया, किस तरह से निरंकुश हो गया। इस सारी गाथा के बाद सिलसिला शुरू हुआ शहरों और सभ्यताओं का, कि मानव कैसे नदियों के किनारे बसने लगा, खेती करने लगा, और घाटियों और पहाड़ों का क्या महत्व उसके जीवन में रह गया। नगरों और शहरों की बसावट की बात करते करते मिस्र और क्रीट में लोगों के रहन सहन, वहाँ के चाल चलन, मिस्र के पिरामिडों, ममी, और क्रीट में राजाओं के लालच और देवताओं को कुर्बानी के किस्से के बाद बात आई हिंदुस्तान और चीन की सभ्यताओं की। 21वें पत्र में बताया गया कि किस तरह से चीन और हिंदुस्तान में बसावट हुई,
उस पत्र में चीन की चित्रलिपि, जिसे हम कैलीग्राफी के रूप में जानते हैं, उसका उल्लेख है। चीन की बड़ी दीवार, जो दुनिया भर में मशहूर है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो कैसे बनी। हिंदुस्तान में और चीन में कैसे अलग अलग रियासतें थीं, कुछ जगह पंचायतों का राज था, कुछ जगह राजा थे, और ये सभ्यताएं कैसे पनपीं, कैसे बढ़ीं, हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते थे, चीन में किस तरह की बसावट थी। इस तरह से सारी जानकारी अब तक के पत्रों में दी जा चुकी है। 22वें पत्र में जिक्र है समुद्री सफर और व्यापार का। मतलब लोगों ने कैसे समुद्र के रास्ते सफर करना शुरू किया और कैसे व्यापार की शुरुआत हुई। लोग कमाई के लालच में किस तरह समुद्री सफर का जोखिम उठाते थे, और फिर व्यापार क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, सिक्के कैसे चलने लगे, सोने चांदी से तिजारत कैसे होने लगी, फिर रुपया आ गया। और रुपया अपने आप में कोई काम की चीज नहीं है जब तक उससे कुछ खरीदा न जा सके। समुद्री सफर और व्यापार के बाद बारी आती है भाषा, लिखावट और गिनती की, जिसमें यह बताया गया है कि लोगों ने बोलना कैसे सीखा, क्यों सीखा, लिखना कैसे सीखा और गिनती कैसे आई। पहले इस 23वें पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 23वें पत्रपाठ में भाषाओं, लेखन और संख्याओं के विकास की बात होती है। दूसरे को अपनी बात बताने की जरूरत तो जानवरों को भी होती है। जानवर भी तरह तरह की आवाज़ों और मुद्राओं से किसी खतरे के बारे में या अपने सुख दुख और अपने प्रेम भय व्यक्त करते हैं। जब मजदूर और मेहनत का श्लोक मिलजुल कर कोई बड़ा बोझ उठाते हैं या बड़ा काम करते हैं, तो आपसी जोश बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाते हैं। धीरे धीरे कुछ सरल शब्द आए होंगे। पानी, आग, घोड़ा या भालू, मतलब तमाम प्राणियों और वस्तुओं के लिए नए नए शब्द। बात बताना इससे आसान हो गया होगा। भालू बोला और उसकी तरफ इशारा कर दिया, फिर छोटे वाक्य और फिर बड़े वाक्य, और इस तरह भाषाएं बनी होंगी। शुरू में तो कम भाषाएं रही होंगी, पर मिलजुल कर काम करने से बनी सभ्यताओं के आपसी संवाद के लिए भाषाओं की बड़ी भूमिका रही होगी। जब लिखना शुरू नहीं हुआ होगा तो गीतों तुकबंदियों को याद करना ज़्यादा आसान रहा होगा। इसीलिए सभी देशों और सभी सभ्यताओं में ऐसी तुकबंदियों की, ऐसे गीतों की भरमार है। तब कबीलों के बीच लड़ाइयों का जोर था, इसलिए गीतों में भी नायकों, देवताओं की वीरता और स्तुतियों के गीत ज़्यादा मिलते हैं, ताकि लोगों में जोश जगे और वे बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लिखने की शुरुआत तो चित्रलिपियों से हुई। पहले जटिल, फिर थोड़ा आसान चित्र, पर इनमें एक रूपता की जरूरत हुई तो शब्द संकेत यानी वर्णमालाएं बनी। अब संवाद ज़्यादा आसान और ज़्यादा निश्चित होने लगा। संख्याओं की शुरुआत करने वाला वाकई कोई बड़ा बुद्धिमान रहा होगा, क्योंकि संख्याओं की वजह से ही लेन देन और व्यापार संभव हुआ होगा। शुरू में अलग अलग संकेतों और बिना शून्य वाली संख्याएं आई, जैसे रोमन संख्याएं। इसके बाद तो बेहतर, वैज्ञानिक और सुविधाजनक आज की संख्याएं आई, जिन्हें अरबी संख्याएं कहा जाता है। नेहरू जी बताते हैं कि अरबों ने ये संख्याएं भारत से सीखी, इसलिए इन्हें भारतीय संख्याएं कहा जाना चाहिए। वास्तव में अब इनको इंडो अरेबिक नंबर से कहा जाता है। 23वां पत्र भाषा, लिखावट और गिनती। हम तरह तरह की भाषाओं का पहले ही जिक्र कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि उनका आपस में क्या नाता है। आज हम ये विचार करेंगे कि लोगों ने बोलना क्यों कर सीखा। हमें मालूम है कि जानवरों की भी कुछ बोलियां होती हैं। लोग कहते हैं कि बंदरों में थोड़ी सी मामूली चीजों के लिए शब्द या बोलियां मौजूद हैं। तुमने कुछ जानवरों की अजीब आवाजें भी सुनी होंगी, जो वे डर जाने पर और अपने भाई बंधों को किसी खतरे की खबर देने के लिए मुंह से निकालते हैं।
शायद इसी तरह आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई होगी। शुरू में बहुत सीधी सादी आवाजें रही होंगी। जब वे किसी चीज को देखकर डर जाते होंगे और दूसरों को उसकी खबर देना चाहते होंगे, तो वे एक खास तरह की आवाज निकालते होंगे। शायद इसके बाद मजदूरों की बोलियां शुरू हुईं। जब बहुत से आदमी एक साथ कोई काम करते हैं, तो वे मिलकर एक तरह का शोर मचाते हैं। क्या तुमने आदमियों को कोई चीज खींचते या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है? ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाथ लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है। यही बोलियां पहले पहल आदमी के मुंह से निकली होंगी। धीरे धीरे और शब्द बनते गए होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू। पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं नहीं थीं। अगर कोई आदमी ये कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है, तो वो एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरह भालू की तरफ इशारा करता होगा। उस वक्त लोगों में बहुत कम बातचीत हुआ करती होगी। धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी। पहले छोटे छोटे जुमले पैदा हुए, फिर बड़े बड़े। किसी जमाने में भी शायद सभी जातियों की एक ही भाषा नहीं रही, लेकिन कोई जमाना ऐसा जरूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं नहीं थीं। मैं तुमसे कह चुका हूं कि तब थोड़ी सी भाषाएं थीं, मगर बाद में उन्हीं में से हर एक की नई कई कई शाखें पैदा हो गई। सभ्यता शुरू होने के जमाने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी। बहुत से गीत बन गए थे, भाट और गवैये उन्हें गाते थे। उस जमाने में न लिखने का बहुत चलन था और न बहुत किताबें थी, इसलिए लोगों को अब से कहीं ज्यादा बातें याद रखनी पड़ती थीं। तुकबंदियों और छंदों को याद रखना ज्यादा सरल है। यही सबब है कि उन मुल्कों में जहां पुराने जमाने में सभ्यता फैली हुई थी, तुकबंदियों और लड़ाई के गीतों का बहुत चलन था। भाटों और गवैयों को मरे हुए वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। उस जमाने में आदमी की जिंदगी का खास काम लड़ना था, इसलिए उनके गीत भी लड़ाइयों ही के हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी यही चलन था। लिखने की शुरुआत भी बहुत मजेदार है। मैं चीनी लिखावट का बयान कर चुका हूं। सभी मुल्कों में लिखना तस्वीरों से शुरू हुआ होगा। जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा, उसे मोर की तस्वीर या खाका बनाना पड़ता होगा। हां, इस तरह कोई बहुत ज्यादा नहीं लिख सकता होगा। धीरे धीरे तस्वीरें सिर्फ निशानियां रह गई होंगी। इसके बहुत दिन बाद वर्णमाला निकली होगी और उसका रिवाज हुआ होगा। इससे लिखना बहुत सरल हो गया और जल्दी जल्दी तरक्की होने लगी। अदद और गिनती का निकलना भी बड़े मार्के की बात रही होगी। गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। जिस आदमी ने गिनती निकाली, वो बड़े दिमाग का या बहुत होशियार आदमी रहा होगा। यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंगे थे। रोमन अंकों को तुम जानती हो, ये बहुत बेढंगे हैं और इन्हें काम में लाना मुश्किल है। आजकल हम हर एक भाषा में जिन अंकों को काम में लाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह अंकों की बात कर रहा हूं। इन्हें अरबी अंक कहते हैं, क्योंकि यूरोप वालों ने इन्हें अरब जाति से सीखा, लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा था, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन मैं तो सरपट दौड़ा जा रहा हूं। अभी हम अरब जाति तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये था 23वां पत्र, जिसमें जवाहरलाल जी बेटी को बता रहे हैं कि जानवरों की बोलियां और फिर इंसानों की बोलियां कैसे पनपी होंगी।
और उसके बाद आदमी ने लिखना कैसे सीखा और फिर गिनती कैसे आई और किस तरह से यूरोप के लोगों को लगा कि उन्होंने अरब के लोगों से अंक सीखे हैं, जबकि अरब निवासियों ने हिंदुस्तानियों से गिनती सीखी थी, यानी गिनती का आविष्कार भारत में हुआ। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।